इमेजिन करो कि एक बेल की सायरन बजती है और आपको दौड़कर शेल्टर जोन में जाना होता है। दोस्तों, यही कुछ हो रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। दोस्तों, आज का ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, मगर आज जो वीडियो आपकी पैरों तले जमीन खिसका भी सकती है और शायद सच को रूबरू भी कर सकती है। सबसे पहले एक पिता के दर्द को आप यहाँ पे देखो, जहां पे वो पिता बिलख रहा है और वो बॉम्ब के डर से अपनी बच्ची को बचा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि वो बॉम्ब की वो चपेट में ना आ जाए। قلت רגע, עוד דקה, שנייה. אפשר לרוץ לבית? רגע, לא רוצה עכשיו, חכי דקה. अभी से ठीक कुछ दिन पहले यहाँ के हालात, दोस्तों आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो में, कैसे बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था और यहाँ पे सब चीज ठीक चल रहा था। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे परिस्थिति वायलेंट हो गया और लोग ये वायलेंस के कगार पर आके खड़े हो गए। दोस्तों, ये आखिर ये क्यों हो रहा है, वो अगर आप देखना चाहते हो तो एंड में मैंने टाइमिंग मेंशन कर दिया, आप डायरेक्टली जाके वहां पे मेन रीजन जाके देख सकते हो। मगर पूरी हिस्ट्री और इतिहास के साथ जानना चाहते हो आप, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 19वीं सदी के पहले ऑटोमन एम्पायर था और उसके पहले ये बेजेंटाइन एम्पायर था वहां पे, और उसके पहले रोमन एम्पायर था। वो इसराइल और पैलेस्टाइन वाले जो एरिया को आप देख रहे हो। और दोस्तों, उसके पहले रोमन एम्पायर के जस्ट ठीक पहले वहां पे ज्यूज थे। तो दोस्तों, आखिर ये पैलेस्टाइन में और दोस्तों ये इजराइल में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ज्यूज और पैलेस्टाइन वाले लोग को लेकर, ये तो आप शायद क्लियरली समझ रहे होंगे कि ये लैंड वाला विवाद जो है ये पर्टिकुलरली क्यों हो रहा है। हर दूसरा एम्पायर का जहां पे यहाँ पे रूल आता गया, वहीं पे ज्यूज यूरोप के तरफ माइग्रेट करते चले गए। मगर यूरोप में उन्हें थोड़ा इनसिक्योरिटी फील हुआ और वो अब वापस से अपने नेटिव प्लेस में आना चाहते थे। तो ऑटोमन एम्पायर ने ज्यूज को थोड़ा लैंड दिया और उसके बाद ज्यूज वहां पे लैंड खरीद के उस एरिया को ऑक्यूपाई करते चले गए। और यही चीज पैलेस्टाइन में रहने वाले लोगों को खलता चला गया और यही चीज, ये चुभन अभी तक आप लाइव देख सकते हो कि कैसे अभी तक, इनफैक्ट आज तक वहां पे बिल्कुल भी साइलेंस नहीं है और वायलेंस वहां पे बढ़ता ही चला जा रहा है। जहां पे इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ रॉकेट्स फेंकने का ये सिलसिला पैलेस्टाइन बिल्कुल भी नहीं रोक रहा है। 19th सेंचुरी की पहले की बात करें तो ऑटोमन एम्पायर जब वहां पे थे तो दोस्तों ये ज्यूज लैंड खरीद रहे थे। मगर ऑटोमन एम्पायर को 1918 में डिफीट करके ब्रिटिशर्स ने उस एरिया को ऑक्यूपाई करके अब वहां पे ज्यूज को वादा किया कि ब्रिटेन अब आपको एक कंसेक्यूटिव लैंड देगा और आपको स्पेसिफिक एरिया देगा जहां पे आप रह सकोगे। मगर दोस्तों, ये टाइम के साथ देखा गया कि ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, मगर इसका ठीक ऑपोजिट हुआ। ब्रिटेन ने जो ज्यूज को प्रॉमिस किया था वो अब उस पे खड़े नहीं उतर रहे थे और घड़ी आ गई 1948 और जब ब्रिटिशर्स वहां से खाली कर रहे थे और वो टुकड़े टुकड़े में बांट के, जैसे वो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट पहले अप्लाई करते थे, वही वो पैलेस्टाइन और इसराइली या फिर ज्यूज और पैलेस्टाइन वाले लोगों के बीच में वो दरार वापस से वो ऑटोनोमस लैंड को देकर वो चाहकर ये बहुत बड़ा ये दरार वो पैदा करके यहां से चले गए। मगर ये कॉन्फ्लिक्ट वहीं पर नहीं रुका, बहुत सारे वॉर्स हुए और इनफैक्ट जितनी भी अरब कंट्रीज हैं और जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो ज्यूज को वहां पे घेर लिए। मगर ज्यूज भी शांत बैठने वाले कहां थे। उन्होंने जायोनिस्ट मूवमेंट का शुरुआत किया जहां पे ज्यूज सारे इकट्ठा हो गए और उन्होंने, दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं सबको ये ज्यूज मिलकर वो उन्होंने खदेड़ दिया और उसके बाद वही एरिया नहीं बल्कि बहुत सारे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया
और गुस्से में तो दोस्तों ये जो इजराइल में ज्यूज लोग हैं उन्होंने बहुत दिनों तक और इनफैक्ट कई सालों तक उन्होंने उनका लैंड वापस तक नहीं किया था। पैलेस्टीनियंस भी अब बहुत ज्यादा आक्रोश में धीरे धीरे आते चले जा रहे थे, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ज्यादा वायलेंस का वो शिकार हो रहे थे और उनके साथ भी बहुत ज्यादा बर्ताव ज्यूज का बिगड़ता चला जा रहा था। दोस्तों सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही थी, मगर दोनों तरफ ये उस समय से ही ये आक्रोश वाला माहौल और वायलेंस कंटिन्यूअस बना रहता है। दोस्तों अगर रिसेंट डेज में बात करें तो इजराइल में कई नेबरिंग कंट्रीज उनको हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं और कई बम्बार्डिंग्स कंटिन्यूअसली होते ही रहते हैं, मगर इजराइल के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी आयरन डोम का वो साथ होने के कारण इजराइल हर वक्त बच जाता है और इजराइल हर वक्त ऐसे अपनी एनिमीज या फिर अपनी नेबरिंग कंट्रीज वाले जो भी उन्हें इरिटेट करते हैं उन पे जब वो ऑपोजिट होकर प्रहार करता है तो दोस्तों इजराइल का प्रहार हर बार बहुत ज्यादा कंटेजियस और टफ रहा है। और दोस्तों अभी रिसेंट डेज में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। दोस्तों दरअसल रिसेंट डेज की बात करें तो दोस्तों बहुत बुरा हुआ, वो तो आप सब जान रहे हो, मगर आखिर रियलिटी क्या थी दोस्तों रियलिटी में एक्सपोज करूं उसके पहले मैं कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं। इजराइल का आप साइड में पोर्शन देख सकते हो जहां वेस्ट बैंक है और नीचे वाला वो जो हिस्सा है जिसे गाजा स्ट्रिप बोलते हैं दोस्तों, वहीं पे ये जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे हामा नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन जिसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है वो दोस्तों उनका वहां पे वो रूल है। और वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में एक फतह नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मानती है कि ज्यूज को भी वो इंडिपेंडेंट स्टेट है और ज्यूज को राइट है वहां पे रहने का, मगर ये जो हामा नाम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि ज्यूज वहां के वो उन्हें रहना चाहिए और इनफैक्ट उनका ये मानना है कि ज्यूज को वहां पे रहने का कोई भी हक नहीं है। और दोस्तों इसीलिए ये कंट्रोवर्सी और ये वायलेंस हर वक्त वहां पे होता ही चला जा रहा है। गाजा के कई लोग चाहते हैं कि हामा ऑर्गेनाइजेशन का वहां पे रूल ना रहे, मगर ये दोस्तों ये जो वायलेंस है इसी कारण क्रिएट होता चला जा रहा है। आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा कि कई बच्चे गाजा के मर रहे हैं और वो इनोसेंट बच्चों का आखिर क्या गलती था। दोस्तों मैं एक वीडियो आपको दिखलाना चाहता हूं जिससे आप देख सकते हो गाजा के कुछ टेररिस्ट भी बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। भले ही ये रियलिटी में पैलेस्टाइन में ये जो हमला हो रहा है इसमें रियलिटी में बच्चे मर रहे होंगे, मगर ये जो टेररिस्ट हैं दोस्तों इन्होंने बच्चों को भी अपना वेपन इस्तेमाल करके इन्होंने अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इन बच्चों को शामिल करके दोस्तों आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि कैसे वो बच्चे को उठा के वो टेरर फैलाने के लिए आगे लेकर चला जा रहा है। दोस्तों इसीलिए ये जो पैलेस्टाइन का ये जो मुद्दा है और पैलेस्टाइन में बच्चे मर रहे हैं दोस्तों कुछ कुछ फेक भी है और कुछ कुछ रियल भी है। दोस्तों यहाँ पे मैं कहीं भी स्टैंड नहीं लेना चाहता कि पैलेस्टाइन में ये जो बच्चे मर रहे हैं वो फेक है, मगर कुछ रियल भी है, मगर टेररिस्ट के कारण ही ये बच्चे जो रियल बच्चे मर रहे हैं इनके कारण ही हमें कभी कभी फेक लगने लगता है। और आइए अब रिसेंट आखिर क्या हुई है इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ये जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, आखिर ये जो वायलेंस क्यों हो रही है इसके ऊपर बात करते हैं। 6 मई को इसराइल में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला था। इसराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे पैलेस्टीनियंस और ये जो इसराइली लोकल्स थे उनके बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला था, मगर अल-अक्सा जो कि वो इस्लाम का तीसरा होलीएस्ट प्लेस है वहां पे अल्टीमेटम इसराइल गवर्नमेंट ने पहले ही दे दिया था कि वहां पे 10,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, मगर वहां पे 70,000 लोग इकट्ठा हो गए। इसीलिए दोस्तों इसराइल गवर्नमेंट ने पुलिस को चारों तरफ से फैला दिया और पुलिस ने उस एरिया को घेर लिया। और दोस्तों आखिर वो कौन सा ऐसा बड़ा फैसला 6 मई को आने वाला था वो भी मैं आपको जल्दी बता देता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो कि इसराइल की सुप्रीम कोर्ट है और वहां पे ये जो एक ज्यू की एक प्रॉपर्टी थी, ज्यू की लैंड थी और वो ज्यू का वो घर था जिसमें एक पैलेस्टीनियन फैमिली रहता था और कुछ दिन से वो पैलेस्टीनियन फैमिली वहां पे वो उन्हें रेंट देना भी छोड़ दिया था। दोस्तों पैलेस्टीनियन फैमिली का मानना है कि वो लैंड उनका है और उनके पास वो कागजात भी हैं, मगर ज्यूज फैमिली का भी यही मानना है कि वो लैंड उनका है और उनके पास भी सारे कागजात हैं। और इसराइल में एक लॉ है, अगर किसी ज्यू के पास
किसी लैंड का, जो 1948 के पहले का भी किसी लैंड का वो कागज है, तो वो लैंड वो ज्यू का ही है। दोस्तों इसीलिए पैलेस्टाइनियंस के बीच में एक बात फिर से वो जाने लगी और चुभने लगी कि शायद इस बार फिर से फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा और वापस से ये ज्यूज हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और ज्यूज वापस से हमारे ये जमीन को ले लेंगे। दोस्तों इसीलिए पैलेस्टाइनियंस ये अल-अक्सा मॉस्क में इकट्ठा हुए और दोस्तों वहीं से वायलेंस शुरू हो गया। और दोस्तों ये वायलेंस तो शांत होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था और हामा ऑर्गेनाइजेशन ने 10 मई का अल्टीमेटम इजरायली गवर्नमेंट को दे दिया। और 10 मई को उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने अपने पुलिस को वहां से नहीं हटाया और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को अगर वहां से नहीं हटाया तो हम यहां से बहुत बुरा करने वाले हैं। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। 10 मई को इजरायली पुलिस वहां से नहीं हटती है और यहां से कंटिन्यूअसली रॉकेट्स फायर किए जाते हैं और जवाबी कार्रवाई भी इजराइल करती है। वो भी बहुत सारे जोन्स को टारगेट करती है और वहां पे बम्बार्डिंग्स कंटिन्यूअसली होती है। मगर दोस्तों ये जो वॉर का सिचुएशन जो बना हुआ है इसराइल का, मैं आपको एक और बात बता दूं, इसराइल जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया कि इसराइल अल्टीमेटम दे रही है और उस अल्टीमेटम को हम लोग बोलते हैं रूफ नॉकिंग, जिसमें इसराइल एक नॉन एक्सप्लोसिव मटेरियल गिरा देती है और वो जोर से आवाज करती है और जिससे जो भी लोग वहां पे बैठे या फिर सोए हुए हैं वो जल्दी से उस एरिया को खाली करेंगे और उसके बाद ही वो एक्सप्लोजन होती है। यही चीज हुआ था दोस्तों कुछ मीडिया हाउसेस जहां पे ये रॉकेट्स दागे गए थे और कुछ एरियाज जहां पे इसराइल ने वो टारगेट किया था। दोस्तों हालात तो अभी बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। बहुत सारे इसराइली, लाखों इसराइली अपनी रात वो शेल्टर जोन में बिता रहे हैं ताकि वो आराम की और चैन के नींद सो पाए। और दोस्तों वो डर अभी तक बना हुआ है। आयरन डोम का दोस्तों मैं बता दूं, आयरन डोम को इस्तेमाल करके इसराइल कई सारी रॉकेट्स को हम उनकी जोन या फिर उनकी कंट्री में ड्रॉप होने से बचा ले रही है। और ये जो स्पार्क आप देख सकते हो, ये इसराइली डिफेंस फोर्स का ये जो आयरन डोम जो इन्होंने इस्तेमाल किया है दोस्तों वो है जिसके कारण ही वो ये जो रॉकेट्स हैं उनकी जोन में नहीं गिर रहे हैं और ये 90% एफिशिएंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रॉकेट्स ये जो फायर हो रही है दोस्तों, ये आयरन डोम कुछ ही समय तक इन्हें रोक सकती है। और दोस्तों हामा भी यही चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअसली रॉकेट्स फेंकते ही चले जाएं और जब तक वो आयरन डोम एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंचे तब तक वो रॉकेट दागते ही दाग ही रहे और जब वो फेल हो जाए तब तो हामा रॉकेट्स गिराएंगे, तब वो डायरेक्टली इसराइल के जोन में ही गिरेगी। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा खतरे की घंटी इसराइल के लिए भी अभी सामने देखने को मिल रहा है। मगर दोस्तों ये वायलेंस में आखिर कौन सही है कौन गलत, ये स्टैंड में बताने के लिए बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं बनाया था। मगर शायद में क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आखिर कौन क्या कर रहा है और प्रेजेंट सिचुएशन और सिनेरियो आखिर क्या है। होप करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा सटीक लगा होगा और होप करता हूं कि आपको जो भी नॉलेज चाहिए थी इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वो आपको मैं शायद क्लियर कर पाया हूंगा। होप करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और सच्चाई को उनके कानों तक पहुंचाओ। दोस्तों कौन सही है कौन गलत ये तो कोई नहीं हूं मैं कि इसके लिए मैं आपको बताऊं और कहीं भी स्टैंड लूं, मगर सच्चाई आपके साथ रूबरू करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल्स इसराइल का सपोर्ट लेके पैलेस्टीन का सपोर्ट लेके आपको कंफ्यूज किए जा रहे होंगे, मगर आज सच्चाई आपके साथ मैंने रूबरू शायद कर दिया होगा। तो दोस्तों अगली बार कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के लिए मेरे साथ जरूर जुड़िएगा और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेंट मैं आपके सामने जल्द लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।